नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबले में। लोकसभा चुनाव के लिए महामुकाबला चल रहा है देश में और चुनाव को लेकर के सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे दिन भर की राजनीतिक खबरें। और कार्यक्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में लगातार उम्मीदवारों को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है और अभी भी लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार बना हुआ है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद सवाल भी ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में इतनी देरी हो रही है और आखिर कब तक ये इंतजार खत्म होगा। क्योंकि एक सब कमेटी का गठन किया गया, सब कमेटी ने भी 1-to-1 नेताओं के साथ बैठक की, चर्चा की और एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके बाद ये कहा गया कि अगले दिन तक लिस्ट सामने आ जाएगी। लेकिन अगले दिन तक भी लिस्ट सामने नहीं आई और अब आज ये कहा जा रहा था कि आज लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सब कमेटी के सदस्य मिले, उन्हें वो लिस्ट सौंपी गई, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। इसलिए अब सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और नेता प्रदेश स्तर पर भी मंथन अभी भी कर रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है, बार बार ये कहा गया कि पहले नवरात्रों में कहा गया कि नवरात्रों तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद भी एक सब कमेटी की बैठकें भी हुई, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वो सूची सौंपी जा चुकी है। आज भी कहा जा रहा था कि 4 बजे तक सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक लिस्ट का कुछ अता पता सामने आया नहीं। जी बिल्कुल थी कि शाम तक जो है वो कांग्रेस की लिस्ट बाहर आ जाएगी और जिसकी चर्चा भी लगातार चल रही थी। और देखिए हितेंद्र, एक उप समिति जो बनाई गई थी जो जिसमें मधुसूदन शास्त्री थे और साथ साथ जो सलमान खुर्शीद भी थे और दीपक बाबरिया थे, तो एक पैनल फाइनल कर लिया गया जिसकी सूची जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई और उनके आवास पर जाकर सौंप दी गई। ऐसी उम्मीद थी कि निर्णय यही लेंगे, क्योंकि दीपक बाबरिया भी यही कह रहे थे। और अब यह कहा जा रहा है कि कल यह जो सूची वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखी जाएगी और उसके बाद जो है वो सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन असमंजस के बादल जो छट नहीं रहे हैं और इसी वजह से ही देखिए लगातार जो देरी हो रही है और पहले भी लगातार इतनी लंबी जो इंतजार की घड़ियां हो चुकी है। अब जो उम्मीदवार तो है ही इंतजार में कि किसका नाम फाइनल होता है और साथ साथ जो आम जनता है वो भी टकटकी लगाए हुए देख रही है कि कांग्रेस की टिकट कब आती है, कौन उम्मीदवार होंगे, किस प्रकार के चेहरे कांग्रेस उतारने जा रही है। तमाम तरह की बातें अभी सियासी चर्चाओं का ही माहौल है। और देखिए आज इसी बीच जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आवाज पर भी एक बैठक हुई। बिल्कुल अमित, काफी दिलचस्प बात रही है आज। एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूची सौंपी गई, तो उसके बाद जानकारी इस तरह की सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर दिल्ली में कई नेता पहुंचे, कई ऐसे संभावित उम्मीदवार जिनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं कि अलग अलग जगहों से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, वो वहां पर पहुंचे। वो वहां पर किस बात को लेकर के बैठक हुई? क्योंकि बैठकें तो तमाम हो चुकी हैं, उम्मीदवारों को लेकर के लिस्ट तैयार होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तक पहुंच चुकी है। देखिए हितेंद्र, वैसे तो बैठकों का दौर जो आपस में नेता होते हैं वो चलता रहता है, लेकिन यह आज की बैठक खासतौर पर चर्चा इसलिए हो रही है इसकी क्योंकि राजधान सिंह शामिल रहे, सतपाल ब्रह्मचारी शामिल रहे और अगर बात करें उदय भान और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उम्मीदवारों के नाम जो लगातार चर्चा में थे उनमें राव दान सिंह का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ से लिया जा रहा था, सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत से लिया जा रहा था। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः जो अंतिम सूची जो तैयार की गई है उनमें सतपाल ब्रह्मचारी और राव दान सिंह का नाम फाइनल हो चुका है और इसीलिए जो अगली जो चुनावी लड़ाई है किस प्रकार से लड़ी जाएगी, कौन से नेताओं के दौरे होंगे, क्या कुछ किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर बैठकों का दौर है। और जो असंतुष्ट हो जाएंगे, देखिए टिकट वितरण की समस्या कहाँ खड़ी हुई है। टिकट वितरण में सबसे बड़ी समस्या असंतुष्टों को संतुष्ट करना और तमाम दलों को खुश करना।
यही एक बड़ी वजह है कि इसी को लेकर भी संभवतः विचार विमर्श किया गया होगा लगता है, और क्या आगे चुनावी रणनीति रहेगी उसकी चर्चा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज पर हुई होगी। लेकिन जब तक सूची नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी सिर्फ कयास है, बातों की चर्चा ही है। लेकिन सबसे अहम बात हितेंद्र, हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर भी जो है वो काफी देरी करती है, और इसी तरह से उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर भी काफी असमंजस में फंसी हुई है। और इसी के चलते शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी भी झलकती है और पार्टी कार्यकर्ता भी मायूस होता है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ निकल कर आएगा, और क्या जो सुबह तक संभावना है दोपहर तक जो है वो कल सूची आ जाएगी। तो लग रहा है, और साथ साथ हरियाणा की भी और बिहार की भी, पंजाब की भी कुछ सीटों का ऐलान संभवतः एक साथ कर दिया जाए, ऐसी उम्मीद है। लेकिन यह ऐसी उम्मीदें कई दिनों से ही चल रही है। लेकिन अब देखिए, अब अंतिम दौर में चल रहा है और अभी करीब 1 महीना ही चुनाव के लिए रह गया है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होना है छठे चरण में, और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब उम्मीदवारों का ऐलान करना खास जरूरी हो गया, ज्यादा लेट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा अमित। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उम्मीदवारों के नामों पर लगातार मंथन चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में, और अभी तक उम्मीदवारों की सूची सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब कमेटी की तरफ से वो नाम सौंप दिए गए हैं, वो सूची सौंप दी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि लिस्ट सामने कब तक आएगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान तो हो चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि इस दौरान यूपी में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वहीं करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान प्रतिशत कम रहने के पीछे गेहूं सीजन को कारण बताया है, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने देश को विकास की नई गति दी है। इतने ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी यहां जमकर निशाना साधा। नहीं, देखिए, ये कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि फसल अभी पीक पे है और हर व्यक्ति लगा हुआ है। हमने फिर भी लोगों से आग्रह किया था कि काम को छोड़ करके इस देश के, राष्ट्र के विकास के लिए वोट पोल करें, और लोग उस बात को भी समझ रहे हैं। परंतु हम ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में, क्योंकि उनका कार्यकाल भी देखा है, जिस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक नई गति दी है, विकास की एक नई दिशा तय की है। चाहे देश है, चाहे प्रदेश है, हर लोगों तक विकास को गति से पहुंचाने का काम किया, और जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। अभी चौटाला जी ने कहा है कि नहीं, देखिए, लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिलता था, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि गरीब तक ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पहुंची, उनका लाभ पहुंचा है, और लोग बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और जितने सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की ही सीटें बड़े मैंडेट के साथ हुआ। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से भी अब संकट दिख रहा है। जिस तरह अमेठी छोड़कर के उन्हें भागना पड़ा, वैसे ही अब वो वायनाड भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडी अलायंस को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे, और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में
अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री किस तरह से एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए, तो वहीं राहुल गांधी को लेकर के विशेष रूप से उन्होंने कहा कि शहजादे ने जिस तरह से अमेठी को छोड़ा, अमेठी छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा, वैसे ही अब वो वायनाड को भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। इंडिया गठबंधन पर एक से बढ़कर के एक इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारी नेता हैं, कोई जेल में है तो कोई बेल पर है। जिनका अपना परिवार पार्टी सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो जब दूसरों पर पत्थर फेंकते तो लोग उन पे हंसते हैं, क्योंकि ये जो इंडी अलायंस है उसमें एक से एक बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा है, कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है। और नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने 24 साल अपने देश के लिए खपाए हैं और देश की जनता का विश्वास जीता है, पल पल देश के लिए जिया है, पाई पाई देश की बचाई है, गरीब की भलाई देश की भलाई करके दिखाई है। और इसीलिए तो दुनिया भर के निमंत्रण अभी से आने शुरू हो गए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो इन बड़ी मीटिंगों में भाग भी लेंगे और शांति वार्ताओं में भी भाग लेंगे। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को दो तरह के जवान नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही है। चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। तो आपने सुना, और राहुल गांधी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने यहां पर कई बड़े वादे भी किए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो वहीं आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को दोगुना करने की बात भी उन्होंने कही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसा। उन्होंने यह कहा कि राहुल और उनकी बहन प्रियंका हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन मनाने जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि एक और सोनिया जी का एजेंडा है कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, तो दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान बनाओ। और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों?
यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और, हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि जब कर्नाटक के लोग, कर्नाटक के किसान अपना अधिकार मांगते हैं तो मोदी जी उन्हें खाली लोटा पकड़ा देते हैं। इस बार कर्नाटक और देश के लोग मोदी सरकार और भाजपा को यही खाली लोटा पकड़ा देने वाले हैं। कर्नाटक के लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी कर्नाटक आते हैं और कर्नाटक से घोर अन्याय करते हैं। जब कर्नाटक के लोग, कर्नाटक के किसान अपना अधिकार मांगते हैं, ड्राउट रिलीफ फंड मांगते हैं 17,400 करोड़ रुपया, तो मोदी जी उन्हें खाली लोटा पकड़ा देते हैं। जब कर्नाटक के लोग 15वें फाइनेंस कमीशन में अपना अधिकार मांगते हैं 60,000 करोड़ का, तो जब मोदी सरकार एक पैसा नहीं देती, हमें केवल चोंबू पकड़ा देती है, ये लोटा खाली। इसलिए इस बार कर्नाटक और देश के लोग मोदी सरकार और बीजेपी को यही खाली लोटा पकड़ा देने वाले हैं। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बार फिर से उन्होंने लालू यादव पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की है जिसको लेकर के वो सुर्खियों में है। नीतीश ने कहा कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है क्या? पहले खुद हटे तो बीवी को सीएम बना दिया और अब आजकल बच्चों को लगा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव के पहले चरण को लेकर के ये कहा कि बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप रहा है। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े के साथ विदाई करते हैं। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। उनकी सब खिड़कियां खाली हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं होने पर अनिल विज का बयान सामने आया है।
पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि प्रत्याशियों को लेकर के इनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अनिल विज लगातार तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर। अगर सहमति होती तो पहली मीटिंग में ही फैसला हो जाता, अनिल विज ने यह कहा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज ने एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इनके बीच टिकटों को लेकर के लड़ाइयां हो रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनके पास लोग नहीं है, अनिल विज ने यह कहा है। कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है अभी तक और इसी को लेकर के अनिल विज ने तंज कसा है। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं होने पर अनिल विज का यह बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि इनकी आपस की लड़ाइयां चल रही हैं, प्रत्याशियों को लेकर के इनकी आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपसी सहमति होती तो पहली मीटिंग में ही फैसला हो जाता, इतनी मीटिंगें ना होती। और इतनी मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इनके बीच टिकटों को लेकर के लड़ाइयां हो रही हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि कांग्रेस में सब्जी मंडी की तरह मोल भाव चल रहा है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको टिकट मिल जाएगी। और अब ये नया बयान उनका सामने आया, इसमें वो कह रहे हैं कि इनमें आपस में नेताओं में लड़ाइयां चल रही हैं, इसीलिए अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता आपस में सहमत नहीं है, प्रत्याशियों को लेकर के इनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। राघव विज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राघव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कुछ कहते हुए नजर आए अनिल विज कांग्रेस की लिस्ट की देरी पर? जी हितेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, अनिल जो है अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तंज कसते नजर आते हैं। इससे पहले उन्होंने एक तंज कसा था और कहा था कि कांग्रेस जो है एक सब्जी मंडी है। और अब आज उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो टिकटों की देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपस की गुटबाजी, आपसी एक फूट है। वो कहता है कि पहले मेरी टिकट है, उसकी आपस में चल रहा है। इसको लेके अनिल विज जो है तंज कसते नजर आए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राघव। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने को लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनके बीच टिकटों को लेकर के लड़ाइयां हो रही हैं और इसीलिए अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है, इनके पास लोग ही नहीं हैं, ये भी वो कहते हुए नजर आए। कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने पर उन्होंने निशाना साधा है। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लिस्ट पर लगातार मंथन चल रहा है और उसी को लेकर के तंज कसते हुए नजर आए कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि आपस में इनके नेताओं की सहमति नहीं बन पा रही है, अगर सहमति होती तो पहली मीटिंग में ही फैसला हो जाता। इनके बीच टिकटों को लेकर के लड़ाइयां जारी। सब हरियाणा में अभी तक कांग्रेस की जो बात की जाए, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है और कहीं ना कहीं इनका पेच फंसे जा रहा है। कैंडिडेट नहीं अभी तक घोषित कर पा रहे। नहीं देखिए, आप ये मत को पेच फंसी जा रहा, आप ये कहो कि आपस में लड़ी जा रहे हैं। अगर सहमति होती तो पहली या दूसरी मीटिंग में फैसला हो जाता। वहां तो लड़ाइयां हो रही हैं कि इसको देनी है, इसको नहीं देनी है। पहली बात तो बंदे ही नहीं है, पकड़ के बंदे ला रहे हैं। रोज नया नाम आ जाता है कोई ना कोई कि आप इसको देंगे, आप इसको देंगे। तो ये तो इनकी जो विफलता है वो शुरुआत में ही नजर आ रही है। चलिए, महामुकाबला 2024 में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।